देखो दोस्तों, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो अनुपात और समानुपात में आते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम आज आपको कुछ अनुपात और समानुपात से रिलेटिव कुछ और एग्जाम्पल्स करवाते हैं। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दिया क्या हुआ है, क्या पूछ रहा है हमसे। सबसे पहली बात एक त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 2:7:11 के अनुपात में है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात करनी है कि त्रिभुज के तीनों कोण हमारे पास में क्या होंगे। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अगर कोई किसी भी प्रकार का हमारे पास त्रिभुज है और उसके तीनों कोणों का योग की बात की जाए तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपने हमेशा ये पढ़ा होगा दोस्तों। अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ये एक त्रिभुज है। अगर मैं इसके तीनों कोणों की बात करूं त्रिभुज का, कोण ए, कोण बी, कोण सी, हम पढ़ा है कि कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी कितना होता है, 180 डिग्री। हमें यहाँ पर कोणों की माप तो नहीं दी हुई है, लेकिन कोणों की माप है जो उनका अनुपात दिया हुआ है। जब मैं इसको हल करूँगा तो हमारे पास में, मैंने कह दिया कि हमारे पास में कितने हैं, 3 कोण हमारे पास में, मैंने कह दिया 2x हैं प्लस में 7x हैं प्लस में ये कितना है, 11x है, और इन तीनों का योग हम जानते हैं 180 होता है। अब यहाँ पर देखो, इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आप कहोगे सर यहाँ पर मुझे मिलेगा 20x और ये हो जाएगा 180। x की वैल्यू ज्ञात करूँगा तो 0 से 0 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 9। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 9। हमें निकालना है तीनों कोणों का योग। एक हमारा क्या था, 2x। अगर मैं हमारे पहले कोण की बात करता हूँ तो यह है 2x बराबर 2 गुणा में x की वैल्यू 9 बराबर 18 डिग्री। दूसरा हमारे पास में कितना हो जाएगा, 7x बराबर 7 गुणा में x की वैल्यू 9 बराबर 63 डिग्री। और तीसरे कोण की मैं इसके बात करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 11x बराबर 11 गुणा में 9, कितना, 11 9 99। तो अगर मैं तीनों कोणों के माप की बात करूं तो ये हमारे पास में क्या आ गए, तीनों कोणों की माप हो गई। जो ऑप्शन आपको ऐसा मिल रहा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब आप इसको एग्जाम में करने बैठो तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको क्या दिया हो, जब भी आपको ऐसे अनुपात दिए हुए हैं, तीनों हमारे पास कोणों के अनुपात दिए हुए हैं और आपको पता है कि हमारे तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तीनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 20, और 20 की वैल्यू कितनी होती है, 180। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कह दोगे सर 9। बस यही हमारा आंसर खत्म है। 1 की 9 है तो 2 की कितनी होगी, 18। जिसमें देख लो शुरू में 18 मिल रहा है वही हमारा आंसर है। बस यही हमारा आंसर है और निकाल भी सकते हो दोस्तों। ये तो मैंने तुम्हें समझा इतना लिखा, वरना ये एक मुश्किल से 2 या 3 सेकंड का क्वेश्चन था, उसमें आप इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है और पूछा गया है, कब पूछा गया है, एसएससी सीजीएल मेंस 2010 का क्वेश्चन है। यहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, वर्ग सेमी हो, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो दोस्तों, इन सवालों को सोल्व करने के लिए हमें कम से कम समकोण त्रिभुज की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो हमें याद होनी चाहिए। उसमें कि एक पाइथागोरस त्रिक होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालते हैं तो कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, देखो दोस्तों, मैंने आपको अभी ये बताया नहीं है कि क्या होता है, लेकिन आपको जानते होंगे पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। अगर हमारे पास में कहीं पर भी 5 लंबाई दे रखी है और आधार मान लो कितना दे रखा है, 5 आधार है और लंब हमारा कितना है, 12, तो उसके कर्ण की लंबाई कितनी होगी,
13 होगी। ये हम बचपन से पढ़ता है, इनको हम पाइथागोरस ट्रिक बोलते हैं। 5, 12 और 13। अगर मैं यहाँ पर आंसर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं हमें 13 नज़र आएगा। आप कहोगे सर 13 नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 13 का गुणज कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। आप कहोगे 13 का गुणज हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, 39 नज़र आ रहा है। यही हमारा आंसर है। और बाकी में से कि कोई भी 13 के मल्टीप्लाई में या 13 के गुणज में नहीं आता है, तो हमारा आंसर तो ये होगा दोस्तों। लेकिन अब देख लेते हैं कि आता कैसे है। अब हम इसको सोल्व की बात करते हैं। मैं इसको मिटाता हूं कि अभी हमारे पास में ऑप्शन ये है। इसको सोल्व करते हैं हम जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर हम कर्ण निकालते हैं, सबसे पहली बात समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर समकोण त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल याद है तो इसको आप आसानी से करके आओगे, क्योंकि हमें इसमें क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, अगर किसी को याद नहीं रहता है तो मैं बता देता हूं आपको। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो जो हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है उसका आधा होता है। दोस्तों अगर मैं इसका क्षेत्रफल की बात करूं तो 1/2 इंटू में आधार इंटू में क्या होता है, ऊंचाई होता है। अब हमारे पास में यहाँ से क्षेत्रफल हमारे पास में क्या है, 1/2 इंटू में आधार और ऊंचाई। हमारे पास में यहाँ लंब और आधार का क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। मैंने कह दिया कि हमारे पास आधार कितना है, 5x है। ऊंचाई ये लंब कितना है, आप कहोगे 12x है। और ये हमें कितना दिया हुआ है, 270 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ क्षेत्रफल होता है, 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई। हमारे पास आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 5:12। यहाँ से देखो मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा। यहाँ से अगर मैं x² की वैल्यू निकालूंगा तो यह जाएगा 270 इंटू में 2 और बटे में कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 12। काट लो इसको, कटता है तो 12 दूनी 24, 3 बचेगा नहीं, मैं 5 से काट लूँगा, 55 25 और 5 चौके 20, 6 से काट लो, 6 नाम कितने होते हैं, 54 और 6 दूनी 12, 2 से 2 कट जाएगा तो x² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 9। आप कहोगे सर x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब कह रहा हूँ उसके समकोण बनाने वाली भुजाएं इस अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। हमने बचपन से पढ़ता है कि किसी समकोण त्रिभुज में क्या पढ़ता है कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर हम कर्ण निकालते हैं तो ये होता है हमारे पास में क्या, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। और हमारे पास में लंब और आधार का अनुपात दिया हुआ है कितना, आप कहोगे सर ये अनुपात दिया हुआ है हमें 5:3 और मैंने माना था इनको 5x और 12x। अगर मैं यहाँ से कर्ण का कैलकुलेशन करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 5x का स्क्वायर प्लस में 12x का स्क्वायर। 5x और 12x मैंने दोस्तों ये जो अनुपात दिया हुआ है इसको मैंने कहा है कि उसके जो आधार है वो मान लो 5 सेंटीमीटर 5x है और जो लंब है वो हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो मैं जब इसको सोल्व करूँगा तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, 25 का स्क्वायर प्लस में 144 का स्क्वायर, x का स्क्वायर। अब यहाँ से दोस्तों हमें और क्या मिलेगा, आप कहोगे जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 169x²। ये हमारे पास में क्या गया, कर्ण। अगर मैं कर्ण की और आगे बात करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, यहाँ से मेरे पास कर्ण आएगा, मैं कर्ण की कैलकुलेशन करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, 13x। यही हमारा कर्ण है। बस आपको इसमें x की वैल्यू रखनी है, 13 गुणा में x की वैल्यू हमने कितने निकाल ली, 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, 13×3 = 39। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। कर्ण की लंबाई कितनी आ गई हमारे पास में, 39 सेंटीमीटर। इस तरह आप दोस्तों, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हमें इसको अगर हम एग्जाम में करना है हमें तो कैसा करना है, सीधा सा देखोगे क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिक होता है। 5 और 12, 12 के साथ किसका संबंध होता है, 13 का। अब 13 यहाँ पर आपको दिखना चाहिए ऑप्शन में, 13 नहीं है या फिर 13 का हमारे पास में क्या होगा, मल्टीपल होगा या गुणज होगा। तो हमारा जो 13 के मल्टीपल में हमारे पास गुणज हो रहा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगा कि 13 में 39 जरूर आता है कहीं ना कहीं, तो हमारे पास 39 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कि ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। देखो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल और लिया हमने इसी प्रकार का कुछ। हमें पता है एक, देखो दोस्तों क्या पूछ रहा है, एक चतुर्भुज के तीनों कोणों के बीच क्रम से 1:4:5 का अनुपात है।
इस चतुर्भुज के चौथे कोण का मान 60 डिग्री है। इस चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के मान के बीच का अंतर निकालना है, कितना होगा। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं तो देखो, हमें चतुर्भुज के बारे में पता है दोस्तों कि चतुर्भुज होता है जो हमारा, उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी प्लस में कोण डी। आप कहोगे अगर मैं इनके चारों कोणों का योग करता हूं तो 360 डिग्री होता है। इसने कहा है कि यहाँ पर हमें 3 कोणों का मान तो दिया हुआ है, 3 कोणों का अनुपात दिया है और चौथे कोणों का मान दिया हुआ है। अगर मैं इसको मान लूँ, वैसे तो दोस्तों मैं इसके आंसर की बात करूँगा तो देखो यहाँ से आपको, अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो मैं इन चारों को जोड़ूंगा, 4 5 10 और ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस कितना, ये x हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, कितना 360। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर जाके कितना 300 में 10 का भाग दूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30। x की वैल्यू हमारे पास में 30 आ गई। एक की वैल्यू कह सकता हूँ हमारे पास में कितनी आ गई, 30 आ गई। तो अब हमारे पास में किसका निकालना, हमें सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण। सबसे छोटा कोण, अब देखो इसमें सबसे बड़ा कोण कितना होगा, 5 को मैं 30 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 150, और सबसे छोटा तो हमारे पास में कितना ही है, 30 ही है। वो कह रहा सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण के बीच का अंतर क्या होगा। अगर मैं 150 में से 30 को घटा दूं तो 120 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 120। ये हमारा आंसर हमें यहाँ डायरेक्ट निकाल लेते दोस्तों, क्योंकि यहाँ से मेरे को एक की वैल्यू पता लग जाती। एक की वैल्यू पता लगते ही मुझे क्या करता, मैं सबसे बड़ा निकालता और सबसे छोटा तो एक आ ही जाता, दोनों का डिफरेंस कर देता, वही हमारा आंसर था। अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं दोस्तों। देखो, अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हमारे पास तीनों कोणों का योग, 3 कोण दिए हुए हैं, उनका अनुपात दिया हुआ है। मैंने कहा है कि ये 1x है, प्लस में 4x है, प्लस में 5x है, और प्लस में चौथा कोण और दिया हुआ है हमें 60 डिग्री का, और हमें पता है इनका योग कितना होता है, 360 डिग्री। इनको जोड़ूंगा मैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10 प्लस में 60 डिग्री बराबर 360 डिग्री। यहाँ से 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 300, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 360 में से 60 जाएंगे तो 300 बचेगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कह दोगे सर 3 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर अगर मैं कोणों की बात करूँ, आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर जो कोणों का मान है वो कितना होगा। अगर मैं पहले कोण की बात करूँ तो हमारे पास में जो पहला कोण होगा वो होगा हमारे पास में 30 डिग्री ही। दूसरे कोण की बात करूँ, 4 का अनुपात है हमारे पास में जिसका, तो उसका होगा हमारे पास में 120 डिग्री, क्योंकि 4 के 12 होता है। तीसरे कोण की बात करूं तो यहाँ पर ये हमारे पास में क्या होगा, 5, जिसका अनुपात 5 दिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ 150 डिग्री। और चौथा कोण हमें दिया हुआ है 60 डिग्री का। अब मुझे इनमें से बताओ कि सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। इनमें सबसे बड़ा कोण होगा, आप कहोगे सर सबसे बड़ा तो 150 डिग्री होगा और सबसे छोटा 30 डिग्री होगा। मुझे इन दोनों का डिफरेंस ही निकालना है। अगर मैं यहाँ से सबसे बड़े कोण की बात करूँ, सबसे बड़ा कोण, आप कहोगे सर सबसे बड़ा कोण तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। और सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, सबसे छोटा कोण, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 30 डिग्री। हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है जो आता है 120 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसको हल करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 256 अनुपात में 225 अनुपात में 256 हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं दोस्तों, तो इसके सॉल्यूशन देखो, अगर मैं इसके आंसर की बात करूंगा, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफलों का अनुपात। हमारे पास मान लो कोई भी 2 क्षेत्रफल हैं, उनका हमें अनुपात दिया हुआ है 225 अनुपात में 256। मुझे यहाँ से क्या निकलेगा, अगर मैं यहाँ से भुजा निकालूंगा तो ये हो जाएगा 15 अनुपात में कितना, 16। और हमें पता है कि परिमापों का जो किसी भी यदि किसी भी वर्ग का अगर हम परिमाप निकालते हैं तो परिमाप होता है 4 गुणा में भुजा। अगर मैं 4 गुणा में भुजा करूंगा तो ये 4 गुणा में भुजा, यहाँ पर 15 आ गई, इसकी कितनी आ गई, 16 आ गई। इसको इससे काट दूंगा तो हमारे पास अनुपात कितना आ जाएगा, 15 अनुपात में 16 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब मैं आपको इसको बेसिक्स बताता हूँ दोस्तों, आप इसको कैसे करोगे। देखो,
अगर मैंने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, हमें पता है कि वर्गों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या, हमें वर्गों का क्षेत्रफल पता है कि अगर मैं एक कोई भी दो हमारे पास वर्ग हैं, क्या है हमारे पास में दो वर्ग हैं, और हमें पता है कि क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, मैंने कहा कि एक हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो A1 है और एक हमारे पास अनुपात में A2 है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो एक हमारे पास ये कितना दिया हुआ है 225 और ये दिया हुआ है 256। यहाँ से मुझे ये दिया हुआ है क्षेत्रफल इसका, अगर मैं A1 की क्षेत्रफल की बात करूंगा तो हमारे पास में इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमें कितना दिया है 225 बरोबर भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी आएगी, भुजा कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर यहाँ से भुजा आ जाएगी हमारे पास में 15। एक हमारे पास A2 है और जिसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और इसके मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा तो यह हो दिया 256 बरोबर भुजा स्क्वायर। यहाँ से मैं भुजा निकालूंगा तो भुजा आ जाएगी हमारे पास में 16। और मैं जानता हूँ कि परिमाप क्या होता है। अगर मैं यहाँ से, वैसे तो दोस्तों आपको इसी तरह डायरेक्ट करना है, अगर मैं यहाँ से कहूँ कि इनको मैं काटता हूं तो हमारे पास में भुजा आ जाएगी 15:16, और परिमाप का अनुपात निकालना है हमें। क्या निकालना है, परिमापों का अनुपात। परिमापों का अनुपात में लिखूंगा तो मुझे पता है कि किसी भी वर्ग का जो परिमाप है वो होता है 4 इंटू में भुजा। मैं इसको लिखूंगा 4 गुणा में भुजा कितनी 15, और अनुपात में दूसरे का क्या हो जाएगा हमारे पास में, आप कहोगे 4 गुणा में 16, उसकी भुजा कितनी है 16, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 15:16। यही हमारा आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये। इसी प्रकार आपसे कोई आयत देकर उसका भी क्या पता, आपको हो सकता है परिमाप देकर आपको क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ ले, हो सकता है क्षेत्रफलों का अनुपात देकर आपसे परिमापों का अनुपात पूछ ले। लेकिन दोस्तों उसके लिए ज़रूरी है कि आपको आयत के बारे में जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, वर्ग के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इन सवालों को निकाल पाओगे। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या दिया हुआ है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। मैं जब भी कहूँगा आपको, जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, आपको पहले उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से 2 बार कम से कम पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे इस क्वेश्चन में निकालना क्या है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या में 3 और 2 का अनुपात है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो स्कूल के उन विद्यार्थियों का परसेंटेज बताना है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। देखो दोस्तों इसको करने के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। अगर मैं इसको यहाँ से फर्स्ट मेथड की बात करूँ, एक फर्स्ट मेथड होगा और एक सेकेंड मेथड होगा। देखो इसको कैसे करोगे, अगर मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट करता हूँ। देखो दोस्तों हमारे पास में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है, आप कहोगे सर बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो हमें कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। मैं टोटल स्टूडेंट की बात करूँ कि हमारे पास यहाँ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, आप कहोगे सर 5 हमारे पास में टोटल स्टूडेंट है। एक बात मान लेते हैं क्योंकि इन दोनों का रेशियो कितना है, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो मैंने कहा कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास में 5 है। अब वो कह रहा है कि इसमें से 20% लड़के ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है और 25% लड़कियां ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो मैं वो बच्चे निकालो जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, या फिर डायरेक्ट यहाँ से वो बच्चे निकाल सकते हो आप जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। जब 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो 80% ऐसे छात्र होंगे दोस्तों जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। जब 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो 75% लड़कियां ऐसी होंगी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि मैं 3 का 20% निकाल लूँ, आप कहोगे सर अगर मैं 3 का 20% निकालूंगा, 3 का 20% और 20% का मतलब जानते हैं हम 1/5 होता है। अगर मैं 2 का 25% निकालता हूँ तो 2 इंटू में 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। जब मैं इनको हल करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये कितना, 3/5 और ये हो जाएगा 1/2। 3/5 स्टूडेंट ऐसे, सॉरी बॉयज ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है।
1/2 गर्ल्स ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। हमारे पास अगर मैं वो स्टूडेंट निकालूं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, देखो दोस्तों जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में देखो एलसीएम कितना आएगा 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 बार 3 दूनी 6 प्लस में 5, 11/10 छात्र ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। तो ऐसे कितने छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? आप कहोगे सर अगर मेरे पास नहीं मिलने वाले छात्र ऐसे हैं, मैंने कह दिया नहीं मिलने वाले छात्रों की संख्या निकाल तो टोटल हमारे पास 5 थी, उसमें से मैं 11 बटे में क्या घटा देता हूँ 10 घटा देता हूँ, तो हमारे पास में आएगा ये 50 माइनस 11/10 कितना आ गया हमारे पास में 39/10। 39/10 हमारे पास में ऐसे छात्र हैं जिनको क्या नहीं मिलता, जिनको हमारे पास छात्रवृत्ति नहीं मिलती। मुझे इनका परसेंटेज ही निकालना है। तो छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले छात्रों का परसेंटेज, नहीं मिलने वाले स्टूडेंट या छात्र का परसेंटेज, देखो दोस्तों कैसे निकालोगे, हम कैसे निकालते हैं। देखो दोस्तों हमारे पास का मुझे परसेंटेज निकालना था, तो हमारे पास इतने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, कितना है 39/10, और टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे पास में 5। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 39/50 इंटू में 100, मैं इसको काट लूँगा 50 दूनी 100, तो 39 दूनी कितने होते हैं 78। 78% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये तो इसको फर्स्ट मेथड हो गया। अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं तो दोस्तों इसको कैसे करोगे, हमें जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, आप कहोगे सर इनका अनुपात मुझे दिया हुआ है 3:2। जब भी आपको इन बॉयज़ एंड गर्ल्स का अनुपात ऐसा दिया हो और ऐसा कहे कि आपको इतने % बॉयज़ को छात्रवृत्ति मिलती है और इतने को मिलती है और नहीं मिलने वालों की छात्रवृत्ति निकालनी है, तो दोस्तों आपको देखो करना क्या है, जब भी हमारे पास ऐसा अनुपात दिया हुआ है तो इसको हम ऐसी संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे जो हमारे पास परसेंटेज दिया हुआ है उससे ये कट जाए। मैंने कहा कि हमारे पास में स्टार्टिंग में 30 तो बॉयज़ थे और कितना 20 गर्ल्स थी, तो टोटल स्टूडेंट की बात करूँ तो हमारे पास में 50 हो गया। अब एक बात बताओ दोस्तों, 20% लड़कों को क्या मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन 20% के में छात्रवृत्ति मिलती है तो 80% ऐसे रहे होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। चाहे तो आप पहले इसका 20% निकाल लो, इसका 25% निकाल लो, जो आए उसमें से 50 में से उसको घटा लो। मैं दोस्तों इतना क्यों करूँ, मैं तो करूँगा कि मैं इसका 80% निकाल लूँ। जब 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो 75% लड़कियाँ ऐसी भी होंगी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो मैं इनको अगर मैं 30 का क्या निकालूं 80% निकालूं तो मेरे पास निकल कर आएगा कितना 8 या 24 अनुपात में। इसका मैं 20 का अगर मैं 75% निकालूं तो मेरे पास आएगा कितना, ये हो जाएगा, मैं इसको सीधा काट लूँ 25 से कम 25 या 75 और 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 5 या 15। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हमारे पास जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, आप कहोगे सर ये हो गए 39। जब टोटल स्टूडेंट इतने हमारे पास में 39 जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो अब आपको सिर्फ इनका परसेंटेज निकालना है, नहीं मिलने वाले का परसेंटेज। आप कहोगे नहीं मिलने वालों का परसेंटेज, टोटल कितने नहीं मिलने वाले 39, कितने में से 50 में से इंटू में 100, यहाँ से इसको काटोगे 2 बार और 39 दूनी कितना होता है 78%। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को होने को दोस्तों ये बहुत ही कम टाइम में हमारा सॉल्व हो जाता। हम सीधा ही इसको अगर मैं होता या तो दोस्तों क्या करता, मैं इसको सीधा ही 30 और 20 मानता, टोटल हमारे पास 50 हो जाते हैं। आपको करना क्या था, 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो मैं कहूँगा 80% ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। यहाँ पर 25% लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन 75% लड़कियाँ ऐसी भी होंगी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो मैं इसका क्या निकाल लूँगा, 30 का मैं 80% और 20 का 75% निकाल लूँगा। जो आएगा वो डायरेक्ट हमारे पास में हमारा आंसर, जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा उनका परसेंटेज पूछा इसलिए मैंने यहाँ से इसको 100 से गुणा कर दिया। तो आप इस तरह इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। देखो दोस्तों जैसे मैंने अभी इससे पहला वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप इसको कुछ ही सेकंड में सोल्व कर सकते हो। देखो दोस्तों कैसे,
मैंने कहा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी स्कूल के लड़कों की संख्या व लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या होगा। क्या पूछ रहा है ये, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखो दोस्तों, जो मैंने सेकंड वाला मेथड बताया था वो हमारे पास ज़्यादा उपयोगी है, वो हमारे पास ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि उससे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मेरे पास मैंने कहा कि हमारे पास बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है, 4:1। मैंने कह दिया कि मैंने मान लिया कि 40 हमारे पास बॉयज़ हैं और 10 हमारे पास में गर्ल्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे हमारे पास में। आप कहोगे सर टोटल हमारे पास स्टूडेंट हो जाएंगे 50। अब यहाँ पर देखो वह कह रहा है कि 75% लड़के ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन मैं कह दूं कि 25% ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और वह नहीं की ही बात कर रहा है कि उन विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या होगा जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो मैं 40 का क्या निकालूंगा, सीधा ही 25%, और 40 का 25% का मतलब होता है 1/5। 10 का मैं निकाल लूँ, जब मुझे 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो 30% विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो मैं 30 का क्या निकलूँ, 3/10। 10 से 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 1/4 होगा, सॉरी। ये हमारे पास जो 25% का मतलब होता है 1/4, ये कितना बार कट जाएगा, 10 बार में। हमारे पास ये 10:3, मतलब 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और इन्हीं का परसेंटेज हमें ज्ञात करना है। जब मैं इन्हीं के परसेंटेज की बात करूँगा तो 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। कितने में से, आप कहोगे सर 50 में से, क्योंकि टोटल स्टूडेंट हमारे पास 50 है, इंटू में 100 कर लो। इसको आप इससे काट लो, 50 दूनी 100, 13 दूनी 26, तो 26% व्यक्ति या 26% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो ऑप्शन हमारा डी एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आपके जितने भी दोस्त हैं स्टडी रिलेटिव, आप उनको सभी को इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को प्लीज़ दोस्तों। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों एसएससी और बैंक के एग्जाम में खासकर। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि वो उसके समानुपाती है। वह हीरा 3 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टूटे हुए टुकड़ों का भार 2:3:5 के अनुपात में है। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 31,000 रुपये की हानि हुई तो बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य क्या था। मतलब जो उसका मूल हीरा था उसका मूल्य पूछ रहा है कि उसका मूल्य क्या था टूटने से पहले। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूंगा, देखो दोस्तों उसने कहा है कि हीरे का जो मूल्य है, हीरे की जो कीमत है ना, जो कॉस्ट है, वो उसके भार के क्या है, वर्ग के समानुपाती है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान से समझ लेना कि इसका मतलब क्या होता है। जब भी किसी का कोई भी उसके अगर वर्ग के समानुपाती बोले या अनुक्रमानुपाती बोले तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कोई संख्या 2 है तो ये क्या रही होगी, 4 रही होगी। अगर ये हमारे पास में 5 है तो ये क्या रही होगी, हमारे पास में 25 रही होगी। अगर हमारे पास ये संख्या 3 है तो ये कितनी रही होगी, हमारे पास में 9 रही होगी। अब देखो दोस्तों उसने क्या कहा है कि जो हमारे पास जो कॉस्ट है, मैं इसको कॉस्ट कीमत को और मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं वेट, इसके क्या है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अब देखो जब हमारे पास वो कह रहा है हीरे के मूल्य उसके भार के, वह हीरा 3 भागों में इस प्रकार टूटा है कि उसके टूटे हुए टुकड़ों का भार कितना है, 2:3:5 है। मतलब अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो 5 और 3 8, 8 और 2 10। अगर ये 10 रहा होगा स्टार्टिंग में तो इसकी कॉस्ट कितनी हुई होगी, आप कहोगे सर 100 रही होगी। आपके समझ में आया या नहीं दोस्तों, क्योंकि 100 का वर्ग कितना होता है, सॉरी 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। अब देखो यहाँ पर, अब वो टूट गया है, अब उसकी जो कीमत होगी देखो कितनी होगी, मैं कहूँगा 2 इसका स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर। जब मैं इस जोड़ूंगा तो 4 प्लस में 9 प्लस में ये हो जाएगा 25, और इसकी जो कीमत हो गई अब हो गई कितनी, 13 और 25
38। कितनी हो गई? 38 हो गई। पहले वो 100 थी, लेकिन अब कितनी हो गई? 38। कितने की कमी आई? आप कहोगे सर 62 रुपये की कमी आई। कितने की कमी आई? 62 की कमी आई। अब हमारे पास जब 62 की कमी आई है, वैसे उसके मूल्य में कितने की हानि हुई है? आप कहोगे इस 62 की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 31,000। अगर मैं यहाँ से एक की वैल्यू निकालूंगा, क्या निकालूंगा यहाँ से? एक की वैल्यू, तो मेरे पास में आ जाएगा, ये हो जाएगा 31 दूनी 62, 31 एकम 31। मैं इसको और काटूंगा 2 से तो ये आ जाएगा हमारे पास में 500। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे सर एक की वैल्यू आ गई हमारे पास में 500। पूछ किस क्या रहा है वो? हीरे का मूल मूल्य क्या था, मतलब जो स्टार्टिंग में उसका मूल्य था वो हमें ज्ञात करना है। जब एक की वैल्यू 500 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, मुझे वो बता दो। आप कहोगे सर 500 इंटू में 100, तो इसकी कीमत हो जाएगी हमारे पास में 50,000। 4 जीरो आ जाएंगे। इतने रुपया इसका मूल मूल्य रहा होगा। मूल मूल्य कितना रहा होगा इसका? 50,000 रुपये। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, पेपर में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगर आपको अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसकी धज्जियां उड़ा कर आओगे। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, इसको कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहली बात हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा कोई बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको उसकी लैंग्वेज को बार बार पढ़ना है, कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ना है, सरसरी निगाहों से। जब आप उसको पढ़ लोगे तो आपके समझ में आएगा कि मुझसे पूछा क्या गया है और इस सवाल में, इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। देखो, मुझे दिया हुआ है 3700 रुपये को ABCD में इस प्रकार बांटना है कि A को C से 25% कम मिले, B को A से 1/3 कम मिलता है, लेकिन D को ऐसे 11 सही 1/9% अधिक मिलता है। तो प्रत्येक का हिस्सा बताना है कितना होगा। देखो दोस्तों, यहाँ से समझने लायक बात यह है कि मुझे अगर तीनों का रेशियो मिल जाए अलग अलग, तो फिर मैं क्या करूँगा, इनका जो अलग अलग हिस्सा है उसको निकाल लूँगा। अब मैं कुछ ऐसा ही करूँगा, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग A को C से 25% कम मिलते हैं। अगर मैं ऊपर A लिख लेता हूँ तो इसको क्या मिलते हैं? A को C से 25% कम मिलते हैं, और 25% का मतलब हम जानते हैं 1/4 होता है। दोस्तों 1/25 मिलते तो वो 1/4 आता, लेकिन कम मिल रहे हैं A को C से। अगर इसको 4 मिलते हैं तो इसको 3 मिले होंगे। ये हमारे पास में A और C का अनुपात आ गया। दूसरी भाषा में क्या कह रहा है वो, दूसरे लैंग्वेज में B को A से, अगर मैं B को A से बात करूं तो दोस्तों यहाँ से B को A से कितना 1/3 कम मिलता है। 1/3 का मतलब होता है B को कम मिलते हैं, मतलब A का हमारे पास में 3 है तो A का कितना, B का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो दोस्तों, B को A से 1/3 कम मिलता है। अगर A को 3 मिले होंगे तो B को कितने मिले होंगे? इन दोनों का डिफरेंस मतलब 2। अगर मैं यहाँ से अगले हिस्से में कह रहा है D को A से कितना परसेंट अधिक मिला है? 1/9। 11 से 1/9% का मतलब होता है 1/9। अगर A को 9 मिले हैं तो D को 100% 10 मिले होंगे। ये हमारे पास तीनों का अनुपात आ गया। तीनों में सेम कौन है? आप कहोगे सर तीनों में हमारे पास सेम है A को मैं बराबर कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? A को मैं बराबर। अगर मुझे A को, इसको दोस्तों देखो मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अगर आपको ये देखो, ये A/C आ गया हमारे पास में 3/4। यहाँ से A/B कर लेता हूँ, मेरे पास में ये हो गया 3/2, और यहाँ से A/D कर लेता हूँ, ये हो गया हमारे पास में कितना? 9/10। अब मैं इनको A को बराबर कर लेता हूँ। A को बराबर करने के लिए मैं इनको 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा 9/4। ये हो जाएगा हमारे पास में 4 तिया 12, ये 9/6, और ये हो जाएगा 9/10। अब हमारे पास में A/B/C/D आ गया। आप कहोगे सर A कितना आ गया? 9, B कितना आ गया? B के हो गया आप 6, C कितना आ गया? C आ गया हमारे पास में 12, और D कितना आ गया? D आ गया हमारे पास में 10। इन सबको जोड़ता हूँ तो मेरे पास में इन देखो 10 और 12 22, 22 और 6 28, 28 और 9 कितने होते हैं? आप कहोगे 37। 37 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है कितनी? 3700। अगर मैं 1 की वैल्यू ज्ञात करता हूँ, देखो क्वेश्चन में 37 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3700। 1 की वैल्यू की बात करूँगा तो आप कहोगे सर 100 आ जाएगा 1 की वैल्यू। अब मैं प्रत्येक का हिस्सा आसानी से
निकाल लूँगा। देखो प्रत्येक का हिस्सा निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे ए का हिस्सा निकालना है। अगर ए का हिस्सा निकालना है, ए के कितने वो हैं, अनुपात कितना है 8। जब 1 की वैल्यू 100 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 900 रुपये। अगर मैं यहाँ से बी की बात करता हूँ, बी का अनुपात कितना है 6, 1 की वैल्यू कितनी है 100, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। अगर मैं यहाँ से सी की बात करता हूँ तो सी का हो जाएगा कितना 1200, और डी की बात करता हूँ तो डी कितना हो जाएगा हमारे पास में 1000। ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है जिसमें ए का 900 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा क्या है आंसर है। दोस्तों इसको हमें इतना, अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको ऑप्शन से इसको ऐसा नहीं हर किसी की आप वैल्यू, एक की वैल्यू निकल गई, किसी एक की निकाल कर देख लो। मैंने एक की निकाल के देखो 900 किसी में फर्स्ट में मिल रहा है, बस इसी मिल रहा है, यही हमारा आंसर है। आपको इस तरह ही स्मार्ट सोचकर अपने एग्जाम्स को सोल्व करना है। अगर आपने इस तरह स्मार्ट सोचकर अपना आप एग्ज़ाम सोल्व किया तो आप अपना बहुत टाइम बचा कर आओगे। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। क्या दिया हुआ है, किस संख्या को, निम्न में से किस संख्या को 6, 7, 15 और 17 में जोड़ा जाए कि चारों संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। समानुपातिक का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास में दोस्तों ए और बी और सी और डी 4 संख्याएं दी होती है, इनका समानुपात का मतलब होता है ए अनुपात में बी, समानुपात में सी, अनुपात में डी। जो रिलेशन इन दोनों में होना चाहिए वही रिलेशन इन दोनों में भी होना चाहिए। अब देखो, अब मैं इसको जब सोल्व करूंगा तो मेरे पास में कुछ ऐसा मिलेगा। ये देखो, वैसे करने को तो हम इसको ऐसे करते हैं कि 6 में प्लस में x जोड़ दूं, फिर अनुपात में, फिर क्या करूंगा 7 में मैं x जोड़ दूं, समानुपात में 15 में x जोड़ दूं, फिर अनुपात में 17 में x जोड़ दूं, तो हमारे पास में ये रिलेशन निकल के आएगा। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये हमारा बहुत टाइम खा जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से पकड़ना है। ऑप्शन से जब मैं इसको पकड़ूंगा तो देखो, अगर मैं 6 को इसमें 6 में जोड़ता हूँ तो 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा हमारे पास में 13, 12 और 13 का अनुपात बनेगा। इनका कितना बनेगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 21 और ये कितना हो जाएगा 23, कोई संबंध नहीं है। ये हो जाएगा हमारे पास में 11 और ये हो जाएगा हमारे पास में 12, 11, 12, इसमें ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 20, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 22, 20 और 22, इसका भी कोई संबंध नहीं। 11, 12 आ रहा है, इसका भी कोई संबंध नहीं है। इसको देखते हैं हम, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11, 10 और 11, ये हो जाएगा 19, कोई संबंध नहीं है। इसको देख लो दोस्तों, ये हो जाएगा 6 और 3 9, 7 और 3 10, 9 और 10 हो गया। इसको हम करते हैं तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा हमारे पास में 20। हाँ ये हो जाएगा दोस्तों। देखो कैसे, अगर मैं ये हमारे पास 6 अनुपात में 7, समानुपात में 15, अनुपात में 17 है। अगर मैं इसमें क्या जोड़ता हूँ, 3 जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा 9, और इसमें जोड़ता हूँ तो मेरे पास में 10, समानुपात में। इसमें 3 जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा 18, और अनुपात में इसमें 3 जोड़ता हूँ तो 20। ये हमारे पास 9 अनुपात 10 ही रहेगा। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ और आगे, तो आप कहोगे 2 नाम 18 और 2 धाई 20। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक समानुपातिक हो जाएगा। जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन दोस्तों इसमें आएगा। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।